आज के इस वीडियो में देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं उनके कार्य। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका खोज किसने की, उसकी खोज किसने की और उसका आकार किस प्रकार का होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है 1880 में, कितने में, सन 1880 में इसकी खोज कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। कॉलिकर नामक जो वैज्ञानिक थे 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और कहाँ की थी, तो कीटों की रैखित पेशियों में। रैखित पेशियां, वे पेशियां जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, हाथ पांव में पाई जाने वाली पेशियों को रैखित पेशियां कहते हैं। तो आपसे अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो आपको बताना है कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने की। कहाँ की, तो कीटों की रैखित पेशियों में की। और मैंने जैसे कि बताया है कि रैखित पेशियां क्या है, इनको ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। और ये हमारे हाथ पांव में पाई जाने वाली जो पेशियां हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, रैखित पेशियां कहते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं और हाथ पांव में पाई जाती हैं। उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें रैखित पेशियां कहते हैं। अब देख लेते हैं कि जो अल्टमान नामक वैज्ञानिक थे 1890 में, जो अल्टमान नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की उपलब्धता के बारे में बताया। और इसके बाद इसको नाम क्या दिया माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमान ने, ये भी आपको याद रखना है, तो बायोप्लास्ट नाम दिया। बायोप्लास्ट नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया को किसने, तो बायोप्लास्ट नाम दिया अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने। और इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो 1897 में सी बेंडा नामक जो वैज्ञानिक थे, कौन, सी बेंडा, इन्होंने क्या नाम दिया था, तो इन्होंने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। ये आप लोगों को भली भांति समझना है, अच्छे से समझना है। ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की खोज से संबंधित ये आपको 3 वैज्ञानिकों को याद रखना है। कॉलिकर ने इन्हें कीटों की रैखित पेशियों में 1880 में खोजा था। 1890 में अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया हुआ था और 1897 में सी बेंडा ने जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया हुआ था। अब हम समझ लेते हैं कि इनका आकार क्या होता है। क्या समझ लेते हैं, आकार मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किस आकार के होते हैं। तो एक तो ये छड़ाकार हो सकते हैं, छड़ के आकार के, रॉड शेप्ड, कैसे हो सकते हैं, रॉड के आकार के, छड़ाकार। दूसरा एक गोलाकार हो सकते हैं, किस टाइप के हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं। और तीसरा जो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार है वो सूत्री भी हो सकता है, माने फिलामेंटस, धागे नुमा। तो इस प्रकार इनका जो आकार है वो छड़ाकार, गोलाकार और सूत्री, माने धागे जैसा इनका आकार होता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका आमाप क्या होता है। आमाप माने इसकी साइज क्या होती है, कितने साइज का ये होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया लगभग 3 से 5 माइक्रोन लंबाई वाला हो सकता है। तो इसकी लंबाई कितनी हो सकती है, 3 से 5 माइक्रोन। और इसमें 0.5 से 1 माइक्रोन क्या हो सकता है, तो इसका व्यास हो सकता है। मतलब ये औसत लंबाई और औसत व्यास दिया गया है 3 से 5 माइक्रोन और 0.5 से 1 माइक्रोन व्यास वाला। तो ये समझ गए होंगे, ये इसका क्या है, आमाप है। यहाँ तक कि जो सूत्री माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जो फिलामेंटस होते हैं, धागेनुमा होते हैं, वो लगभग 40 माइक्रोन वाले भी हो सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो संरचना होती है ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, सभी कोशिकाओं से मतलब क्या होता है कि ये जो यहाँ पर देखेंगे केवल ये नीले हरे शैवाल जो है, नीले हरे शैवाल में ये नहीं पाई जाती है, जीवाणु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल में नीले हरे शैवाल जो एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है, जबकि सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, खोजें, आकार, इसका आमाप, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी समझ लेते हैं अपन क्या, तो इसके बाद देख लेते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर जो संरचना है इसके बारे में, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इस प्रकार की, इसको हम अंडाकार संरचना के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, कैसे देख सकते हैं? तो अंडाकार संरचना के रूप में इस प्रकार आप देखेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आप स्ट्रक्चर देखते जाएं और थोड़ा आप लोग अभ्यास करते रहें, संरचना किस टाइप से बनेगी, तो इसका भी अभ्यास आप लोग घर पर करते रहें। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार की संरचना है। ठीक है, और यह 2 आवरणों से, कितने आवरणों से? 2 आवरणों से घिरी हुई रहती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बाहरी आवरण जो होता है उसको बाह्य आवरण या बाहरी झिल्ली कह दो। बाहरी कला कितनी? 2 कलाओं से घिरी होती है, और 2 कलाओं में बाहरी कला, इसको हम बोलते हैं क्या? आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं बाहरी कला, और अंदर वाली जो कला है इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, या हम इसको बोल सकते हैं भीतरी कला। तो ये जो कलाएं हैं इसको बोलेंगे हम क्या? तो इसको हम इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर अपन संरचना देखेंगे, अंडाकार या गोलाकार संरचना है, बाहर से दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। यह जो झिल्ली है इसकी किस चीज की बनी होती है? तो यह यूनिट मेम्ब्रेन होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। क्या किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन की कौन सी संरचना होती है? तो इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की, इसलिए ये यूनिट मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी कला है ये तो सपाट होती है, लेकिन जो भीतरी कला होती है उसमें अंदर की तरफ आप देख सकते हैं इस टाइप के ओभार नुमा संरचनाएं, जो उंगली जैसे ओभार आपको दिखाई दे रहे हैं। इन उंगली जैसे ओभारों को क्या कहते हैं? तो इनको क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। उंगली जैसे अंदर की तरफ जो ओभार, और ये ओभार कहाँ होते हैं? अंदर की तरफ होते हैं ओभार, मैट्रिक्स वाले भाग में। ये अंदर जो द्रव भरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, प्रोटीन युक्त द्रव, भीतरी कला के अंदर की ओर जो द्रव भरा दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? इस द्रव को, तो इसको मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं? मैट्रिक्स में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। मैट्रिक्स में 70S राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ठीक है, 70S राइबोसोम सभी प्रकार के जो श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं वो एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भी क्लोरोप्लास्ट, जो कि कल अपन ने वीडियो में देखा था, क्लोरोप्लास्ट की भांति इसमें भी DNA पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल DNA इसे कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल DNA इसको कहा जाता है, जो इसमें प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा RNA संरचनाएं भी इसमें पाई जाती हैं। और क्रिस्टी वाला जो भाग होता है, इसमें देखेंगे हम कि कुछ टेनिस के रैकेट की भांति, इनमें टेनिस के रैकेट की भांति इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देंगी। रैकेट की भांति, रैकेट देखा होगा, जैसे टेनिस होता है, टेनिस खेलने वाला जो बैट है रैकेट, उसकी भांति इसमें अंदर की ओर संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं क्रिस्टी वाले भाग पर। इनको क्या कहा जाता है? इनका फंक्शन क्या होता है? तो आपको देखना है कि ये जो संरचना है बहुत ये लगभग 70 से 100 एंगस्ट्रॉम वाली होती हैं। और इसमें ये चीज़ें देखेंगे अपन, इसकी हम अलग से संरचना भी बताएंगे। इनको कहते क्या है? तो इनका जो नाम है, इनका जो नाम है वो है F1 कण। क्या नाम है इनका? F1 कण कहते हैं, या F1 इसको पार्टिकल्स कह सकते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी होता है ऑक्सीसोम। इनको हम ऑक्सीसोम भी कहते हैं। F1 कण को जितने भी ये अंदर की तरफ लगे हुए हैं
रैकेट के आकार के। अगर हम इनकी अलग से संरचना देखें तो इस टाइप की संरचना इनकी होती है, ठीक है। ये आधार वाला भाग कहलाता है, ये आधार कहलाता है, या इसको हम बेस कह सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाला भाग हेड या सिर कहलाता है, ठीक है, क्या हेड या सिर। और बीच वाला भाग जो है वो स्टॉक, ठीक है, स्टॉक या ग्रीवा कहलाता है, ठीक है। और इसके अलावा इनकी लंबाई जो है संपूर्ण लंबाई लगभग 70 से 100 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। तो ये F1 कण की संरचना है जो कि श्वसन क्रिया में ये सहायक होते हैं। तो स्ट्रक्चर आपने देखी है, एक बार फिर से इसको समझ लें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोहरी झिल्ली से बाहरी कला और भीतरी कला से घिरी हुई होती है। बाहरी कला सपाट होती है लेकिन भीतरी कला अंदर की ओर उंगली जैसी संरचना में अंदर की ओर धसी होती है, जिसको क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर ही कुछ कणनुमा टेनिस के रैकेट की भांति कणनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं, जो श्वसन में सहायक होते हैं। मैट्रिक्स वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, 70S राइबोसोम, ठीक है, आरएनए, एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स इसको कहा जाता है। और ये क्या है, इसमें स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। स्वतः जनन का मतलब एक कोशिका के अंदर स्वतः अपनी जैसी संरचनाएं उत्पन्न कर सकता है, इसलिए स्वतः जनन की क्षमता, लेकिन कोशिका के अंदर ही इसमें क्षमता होती है। हमने जैसे कि बताया था कि कोशिका के 2 कोशिकांग हैं जिनमें स्वतः जनन की क्षमता होती है, एक तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक और दूसरा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, क्या कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि इन्हीं के अंदर श्वसन संबंधी क्रियाएं होती हैं और इनसे जो ऊर्जा बनती है, ठीक है, भोजन के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा बनती है वो यहाँ पर एटीपी के रूप में संचित होती है। किस रूप में संचित होती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। इसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्रेब्स चक्र चलता है। कौन सा चक्र, क्रेब्स चक्र। इसी से ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह एटीपी के रूप में आवश्यकता पड़ने पर इस ऊर्जा का उपयोग भी किया जा सकता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या विद्युत ग्रह कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।